नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। होली के बाद होगी उत्तराखंड में नए सीएम की घोषणा। 19 मार्च को देहरादून में बीजेपी के नए विधायकों की बैठक। तो धामी के लिए 4 विधायक सीट छोड़ने को तैयार। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। 5 राज्यों में मिली करारी हार पर किया गया मंथन। उत्तराखंड के कई नेता भी हुए शामिल। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडे ने दिया इस्तीफा। कहा, उत्तराखंड में हार की लेती हूं जिम्मेदारी। कांग्रेस आला कमान का जताया आभार। गदरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध असला फैक्ट्री का किया खुलासा। 10 तमंचों के साथ कई बंदूकें भी बरामद। तो एसपी ने की टीम को 25,000 का नगद इनाम देने की घोषणा। श्रीनगर की शक्ति नहर में शव मिलने से फैली सनसनी। एसडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी होली के बाद उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। 19 मार्च को देहरादून में बीजेपी के नए विधायकों की बैठक होगी, जिसमें सीएम पद के लिए धन सिंह रावत और सतपाल महाराज के नाम सबसे आगे रहने वाले विधायकों में हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी अजय भट्ट के नाम पर भी विचार कर सकती है। आपको बता दें, भट्ट केंद्र की मोदी सरकार में रक्षा और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। दरअसल 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि इस राज्य में लगातार दूसरी बार कोई पार्टी वापसी नहीं कर पाई। हालांकि मौजूदा सीएम के चुनाव हारने से अब पार्टी में इस पद के लिए कई नामों की चर्चा भी हो रही है। वहीं केंद्रीय आलाकमान होली के बाद देहरादून में पर्यवेक्षक भेजकर रायशुमारी करवाएंगे। उसी के आधार पर नए नाम का ऐलान किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भी सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के नाम को तय करने के लिए भाजपा में कशमकश जारी है। लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दावेदारी प्रबल बताई जा रही है। चंपावत विधायक कैलाश गढ़तोड़ी, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह नेहरा, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और खानपुर विधायक उमेश शर्मा धामी के लिए अपनी विधायक की सीट छोड़ने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा धामी मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे गणेश जोशी और अरविंद पांडे ने भी बतौर मुख्यमंत्री धामी को समर्थन की घोषणा की है। फिलहाल गेंद भाजपा आलाकमान के पाले में है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। यहां कांग्रेस नेता दीपिका पांडे सिंह ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मैंने उत्तराखंड के सह प्रभारी के राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही पार्टी की सेवा करने का अवसर देने के लिए पांडे ने कांग्रेस आलाकमान का आभार भी जताया है।
तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के बाद अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे ने सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसी को लेकर अब प्रदेश कांग्रेस के नेता भी उन्हें नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस्तीफा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे में दीपिका पांडे को इससे बचना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने से कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटता है और ऐसे में बड़े नेताओं को कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। एक इस्तीफा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से काम किया, सबने काम किया है, सबकी जिम्मेदारी बराबर की बनती है और इस्तीफा देकर हम ऐसी स्थिति में ना आए कि और भी उसकी गंभीर परिणाम निकले। तो मेरा तो निवेदन है कि हम इस्तीफा न देकर अभी जो संघर्ष हमने करना है, भाजपा की फांसीवादी नीतियों से लड़ना है और इसके बाद हमारे में पंचायत चुनाव आ रहे हैं, हरिद्वार में पंचायत चुनाव हैं, 1 साल बाद नगर पालिका के चुनाव हैं। हमको ये जरूर हम ढूंढ सकते हैं कि हार के कारण क्या थे, किन कारणों से हमारी हार हुई। तो वहीं विधानसभा चुनाव और उसके मिले नतीजों के बाद भाजपा के तमाम बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हैं, लेकिन टिहरी से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय अभी भाजपा के अंदरूनी मामलों से बचते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अपनी जिम्मेदारी पर उनका कहना था कि यह तो भाजपा हाईकमान को तय करना चाहिए। अब तो ज्यादा अच्छा रहता, वहाँ तो यही था कि अगर हमारे जो रावत जी हैं उसके बाद दूसरा चेहरा किशोर उपाध्याय ही था, तीसरा तो कोई था नहीं उसमें जो है। उस हिसाब से यहाँ पर देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, नया कार्यकर्ता हूँ, अभी 1.5 महीना हुआ है मुझे आए हुए। मैंने पहले कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम सब विधायकों को वो स्वीकार होगा, या विधायक जो निर्णय लेंगे वो हम सबको स्वीकार होगा। और इसीलिए राजनीतिक दल होते हैं कि हम जो निर्णय है उसको सहजता से स्वीकार करें। उत्तराखंड के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद आपको बताते भाजपा विधायक शिव अरोड़ा मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने रुद्रपुर विधानसभा की जनता का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास का वादा किया। कि रुद्रपुर की जनता ने जितने आरोप लगाए गए, जितने निराधार आरोप लगाए गए, उन सबको इतना प्रचंड बहुमत का उसका उत्तर दिया। 20,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी को 60,000 से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल गए। ये तो छोटा जवाब है, ये मुंह पर तमाचा, इस प्रकार के नरगढ़ आरोप। और मैं तो कहता रहा हूँ, ये धर्म युद्ध था। एक तरफ हिंदुत्व के लोग थे, एक तरफ गरीबों के साथ खड़े लोग थे, एक तरफ भ्रष्टाचार के विरोधी लोग थे, एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण के लोग थे, एक तरफ भ्रष्ट लोग थे। उनके बीच का चुनाव था। ये जिसे कहते हैं रामायण की तरह धर्म और अधर्म का युद्ध था। और जैसे रामलीला में होता, कुछ लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, वो अपना टाइम पास कराते हैं, दिल लगा लेता जो रामलीला देख रहे थे उनकी भूमिका इससे अधिक कुछ नहीं थी। रामलीला समाप्त हो गई। किसी रामलीला के बाद किसी मनोरंजन करने वाले के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा होती है राम और रावण की। मुझे लगता है उस मनोरंजन करने वाले को। अब बात करेंगे लक्सर की, जहां नवनिर्वाचित बसपा विधायक, आपको बता दें बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद का यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर मोहम्मद शहजाद ने सबसे पहले भाकियू अंबावता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब केवल विकास करना ही उनका लक्ष्य रहेगा। एक उस राजनीति का अंत किया जो अब तक यहाँ भ्रष्टाचार के आधार पर चली आ रही थी। रही विकास की बात, सभी को साथ लेकर के
किसान यूनियन का नियम तक है 36 बिरादरी एक। 36 बिरादरी को साथ लेकर के सभी का समान तौर पर विकास करने का काम करूंगा और विकास करूंगा। उसमें धर्म, जाति, बिरादरी का कोई दृष्टिकोण नहीं होगा। जहां आवश्यकता होगी उसका काम करूंगा। समय ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, हमें 10 साल एक निगम में विधायक को देखते देखते हो गए थे और हमारे पास ये आखिरी मौका था कि इस मौके को हम भुनाएं और किसान के हित में काम करने वाले विधायक को सामने लाएं। उसके रूप में हमें मोहम्मद शहजाद जी का बड़ा सहयोग मिला, आंदोलन में भी सहयोग मिला और आगे भी हम इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि किसान यूनियन को सहयोग करने का ये अपना पूरा काम करेंगे। खबर पर जहां देवभूमि उत्तराखंड में भी भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। राज्य में कौन मुख्यमंत्री होगा ये भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन भाजपा से जीते हुए विधायकों को समर्थकों द्वारा बधाई और शुभकामनाओं का दौर जारी है। कांग्रेस से भाजपा में आकर चुनाव लड़े टिहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोर उपाध्याय का भी रविवार को देहरादून में समर्थकों ने साफा और गुलदस्ता देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एवन टीवी संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा ने कई मुद्दों को लेकर किशोर उपाध्याय से खास बातचीत की। जी सर, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन पूरे देश में एक उत्सुकता का माहौल है। जिस प्रकार यूपी में योगी जी सीएम बनने जा रहे हैं, उत्तराखंड को लेकर चूंकि धामी जी चुनाव हार चुके हैं, आप कांग्रेस के दिग्गज किसी जमाने में रहे हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में आपकी गिनती आई है। योगी आदित्यनाथ जी भी चुनाव प्रचार में आपके यहाँ आए थे। तो कब शपथ ग्रहण होगा, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, क्या आप कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा चंद्रशेखर जी, और मैं वही सोच रहा था। मैंने कहा अगर मैं कांग्रेस में होता और कांग्रेस जीत गई होती तो इस समय चर्चा ये हो रही होती कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे या किशोर उपाध्याय मुख्यमंत्री बनेंगे। आज यहाँ देखिए एक अनुशासित पार्टी है और मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि जिस सहजता से उन्होंने मुझे स्वीकार किया, जिस सहजता से मुझे आशीर्वाद दिया और कठिन परिस्थितियों में मैं चुनाव जीता। तो हमारी एक अनुशासित पार्टी है, संसाधन लगाती है, अपना सर्वस्व लगाती है और सरकार बनाती है। तो जो भी आदेश होगा, जो भी निर्देश होगा हाईकमान का, किशोर उपाध्याय से लेकर के और भी जो 46 विधायक हैं वो उसको स्वीकार करेंगे, सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। दूसरा क्या है कि जो वनाधिकार का जो सवाल है, फॉरेस्ट डेवलर का, जो जिनकी ज़िंदगी जंगलों पर निर्भर रहती थी, वो एक बड़ा सवाल है। और उत्तराखंड क्या मध्य हिमालय के परिप्रेक्ष्य में यहाँ की जो नदियाँ हैं, गंगा से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक, अगर जो क्लाइमेट चेंज का जो बड़ा सवाल है, जो वनाधिकार के मुद्दे हैं, जैसे हमको बहुत पहले ओबीसी में आ जाना चाहिए था, आरक्षण में आ जाना चाहिए था, केंद्र सरकार की सेवाओं में बिजली पानी के सवाल हैं, रोज़गार के सवाल हैं, उनको लेकर के हमने बड़ा संघर्ष किया। अब मुझे पूरा भरोसा है और जो मेरे यहाँ प्रदेश के नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से भी मेरी बातचीत हुई है, मेरी कोशिश रहेगी कि उनको मैं जो राज्य सरकार के मसले हैं उनके सामने रखूं, जो केंद्र सरकार के मसले हैं उनके सामने रखूं, और जिन मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी क्लाइमेट चेंज से भारत को बड़ा फ़ायदा हो सकता है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम हो सकता है। और भारत एक सोने की चिड़िया जो कहते थे, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सोने की चिड़िया बनेगा और उसमें गिलहरी जैसी भूमिका जो है वो किशोर उपाध्याय की भी होगी। वहीं चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई कि वीकेंड पर पर्यटक और शहरवासी जाम में फंसने को मजबूर हुए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे गंगा में एडवेंचर का लुत्फ उठाने वाले पर्यटक राफ्टिंग करने के लिए ऋषिकेश होते हुए मुनिकिरेती पहुंच रहे हैं। रविवार को हजारों पर्यटक ऋषिकेश पहुंचे तो शहर में जाम की स्थिति बन गई। वहीं श्यामपुर से लेकर तपोवन तक वाहन जाम के बीच रेंग रेंग कर चलने को मजबूर रहे। ऐसे में शहर के उन बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा जो दोपहिया वाहन से बाजार में काम निपटाने के लिए पहुंच रहे हैं।
आपको बता दें, इस बारे में कुछ दिन पहले पुलिस ने दावा किया था कि जल्दी ही शहर में नया ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा, जिस ट्रैफिक प्लान की कमान एक नोडल अधिकारी के हाथ में होगी। लेकिन पुलिस के इस दावे की जाम में पोल खुल गई। ये लगा हुआ है आपका तिरवनी घाट से थोड़ा इधर, ये देहरादून रोड से। कितनी देर लगी वहाँ से आने में? कम से कम 15-20 मिनट। और नॉर्मल कितना लगता है? नॉर्मल तो बिल्कुल भी खाली रहता है। आज शनिवार इतवार की वजह, जब मार्केट में इतना जाम है तो क्या करोगे, जब ये रोड ही नहीं चौड़ी कर रहे हैं। पूरा पीछे लग रहा है त्रिवेणी घाट तक का। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही चलने में? 1 घंटा हो गया यहीं पे खड़ा हूँ मैं, तब से हिल ही नहीं पा रहा हूँ। अब देखो आगे की गाड़ी जा रही है। जाम तो बहुत खतरनाक जाम है। देखिए हमेशा जाम लगा ही रहता है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग गाजियाबाद से आ रहे हैं। तो यहाँ ऋषिकेश में कितना लंबा जाम है? ऋषिकेश में बहुत लंबा जाम लगा हुआ। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, दिक्कतें का सामना कर रहा है। तो वहीं देहरादून के पटेल नगर इलाके के सुविधा स्टोर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद चारों ओर दहशत फैल गई। आग से मची अफरा तफरी के बाद पड़ोसियों ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी। आपको बता दें, आग लगने के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मौका मुआयना करने के साथ ही वहां पर लगे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की जांच की, तो वह चालू हालत में नहीं मिली, जिसको लेकर अग्निशमन विभाग जांच में जुटा हुआ है। क्षेत्राधिकारी सदर नरेंद्र पंत ने बताया कि आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर अभी तो प्रारंभिक इसमें जांच होगी, उसके बाद ही आग के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। लेकिन मौके पर यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, फायर सर्विस मौजूद है। आग पे पूरा काबू पाया जा चुका है और लगभग 3 फ्लोर में आग लगी है और तीनों फ्लोर में आग बुझा दी गई है। ठीक है सर, अभी तक जो है कितनी दमकल की गाड़ियाँ आ चुकी हैं, उनको मशक्कत करनी पड़ी है? देखिए, यहाँ पर बैक टू बैक देखेंगे 3 दमकल की गाड़ियाँ आ चुकी थी और हम लोग ऑलरेडी बैकअप में सारी गाड़ियाँ अलर्ट कर दी गई थी। कंट्रोल को बता दिया गया था, इनकेस अगर ज़्यादा जरूरत पड़ती तो सारी और गाड़ियाँ भी। गदरपुर पुलिस थाना परिसर में एसएसपी उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने कहा कि एसओजी को एक विशेष सूचना मिली थी, जिसके बाद एसओजी गदरपुर पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करते हुए अवैध असला फैक्ट्री पकड़ी है, जहां पर मौके से 10 बने हुए अवैध तमंचे बरामद किए गए। साथ ही अवैध तमंचा बनाने के उपकरणों के साथ ही 1 अदद बनी बंदूक और कुछ बने तमंचे भी बरामद किए गए हैं। श्रीनगर जिले में लगातार अवैध हथियारों की बिक्री हो रही थी। इस पर डीआईजी महोदय द्वारा और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी टीम को निर्देश दिए गए थे कि जो भी अवैध असलाहों का कारोबार कर रहे हैं इस पर सख्त कार्रवाई करें। इस पर हमने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। हमें ये पता लगा कि कोई दर्शन सिंह नाम का पुराना यहाँ का गैंगस्टर है जो अवैध असलाहों का निर्माण कर रहा अपनी टीम के साथ। इसी क्रम में कल हमने आर्यनगर के पास में जंगल में छापामारी की रात में। उसमें हमारी एसओजी टीम, एडीटीएफ टीम और गौवंशी टीम थी और स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर के छापामारी की। तो मौके पर हमने दर्शन सिंह और उसके गैंग के कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 बने हुए तमंचे, उसके अलावा 5 12 बोर की नालें और 12 बोर के बट और बहुत सारा सामान जिसमें 5 शिकंजे हैं बरामद किया है। और ये लोग जो है रुद्रपुर, किच्चा, गदरपुर और हल्द्वानी, रामपुर आदि स्थानों पर 5,000 रुपये में तमंचा और 15,000 रुपये में बंदूक बना के बेचा करते थे। और जल्दी इनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश करके इसमें कुछ लोग फरार हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। अब खबर उत्तराखंड के श्रीनगर से है, जहां अलकनंदा नदी में बने श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की शक्ति नहर से शव मिलने में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, परियोजना में कार्यरत कर्मियों ने पुलिस को नहर में शव मिलने की सूचना दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने शव को निकाला। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए मंगलौर में सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। सेमिनार में देहरादून से पहुंचे डॉक्टर माथुर ने बताया कि मेडिकल लाइन में अधिकतर बच्चे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल लाइन की भारी फीस के चलते कई बच्चे वंचित रह जाते हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।